Hello friends, good morning and welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर ले रही हूँ जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का जियोग्राफी और क्लास 6 का एसएसटी एंड साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो 3 to 5 ईवीएस और मैथ का भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहां पे आपको टोटल वीडियोस के पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ वर्क आपको भी करना है, कुछ वर्क मुझे भी करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। इस स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ओके, रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ओके, तो ये चैप्टर जो था, ये जो हमारा आज का ये जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा और ये रेगिस्तान में जीवन पे ही आधारित ये चैप्टर है। ओके, तो मैं बढ़ जाती हूँ अब आगे। गर्म रेगिस्तान, सहारा, इनसे क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते आए हैं और ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, आप फिगर पहले आप देख लीजिए। सहारा रेगिस्तान बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल देखने में ये वीरान लगता है। अब पढ़ लेते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, नोट डाउन कीजिएगा। यह लगभग 8.53 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी मैदान और नग्न चट्टान सतह वाले स्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टाने सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। यहाँ पे भी फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अब आप बढ़ जाती हूँ मैं आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे। अब आती हूँ यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। बगल में जो आप ये फिगर देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा, इसको मैं छोटा कर दे रही हूँ स्क्रीनशॉट लेके, और अच्छे से देख के समझ लीजिएगा और इसमें से पॉइंट आउट करके भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आती हूँ मैं जलवायु। इससे पहले मैं कवर कर ले रही हूँ, क्या आप जानते हैं सहारा के
अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ के सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी बहुत कम समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, यानी बहुत ज्यादा, जितना आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें रहना बहुत ही मुश्किल है। आगे बढ़ लेती हूं मैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये भी नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में मरुधान यहाँ पे देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? आगे बढ़ लेती हूं मैं। यहाँ पे लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बाल का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व में प्रसिद्ध है। ओके, तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है तेल की खोज। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में परिवर्तन अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों की स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब आती हूं मैं यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सबको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते जाइएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी छाटने लायक नहीं है। अब आती हूँ मैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत की श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है।
लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड, जिसे गार्ज कहा जाता है, का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रैंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ऊपर एक यहाँ पे फिगर है, इसको मैं छोटा कर दे रही हूँ। तो ये जो लद्दाख का यहाँ पे मानचित्र दिखाया गया है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करा के या फिर आप खुद से इससे फिगर तैयार कर लीजिएगा। अब आती हूं मैं साइड में। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। नोट डाउन करते जाइएगा, सीटेट स्टूडेंट के लिए खासतौर पे कह रही हूँ, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं। ठीक है, लद्दाख से चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतुश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अब आती हूँ मैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपट यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो इन सबको भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते इत्यादि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक से दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है सीडेट में। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे या लामा यूरू 10.5 में दिखाया गया है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्या आप हिमालय से कुछ अन्य दर्रों के बारे
दर्रों के बारे में बता सकते हैं? ठीक है, ठीक से मठ यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इसको देख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं क्रिकेट के सबसे अच्छा बल्ला सरपट विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आती हूँ यहाँ पे। यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन हैं। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? पहला है रोहतांग-ला, दूसरा है बारालाचा-ला, तीसरा है लुनगाला-लाचा-ला, चौथा है टंगलंग-ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, बारालाचा-ला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आ गया अभ्यास, इसको आपको जरूर करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉल समझ के जरूर कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये ऑप्शनल जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी जरूर कीजिएगा। रेगिस्तानी खेल जो है यहाँ पे छोटा कर दे रही हूँ, इसे आपको करना है, पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर है आज का हमारा समाप्त हो गया है, यानी टोटल जियोग्राफी आज हमारा ये समाप्त हो गया है क्लास 7 का। तो ये था आज का लास्ट चैप्टर। और वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।